स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री के बीच बड़ी बैठक जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और समय पहलगाम में हमले के बाद से लगातार राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है। हाई लेवल की मीटिंग चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बैठक जारी है। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हो रही है। तमाम हाई लेवल के जो आला अफसरान हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कैसे कड़ा जवाब देना है, किन किन बिंदुओं पर आगे काम करना है, कैसे आगे की रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों पर जो चर्चा है वो की जा रही है। दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं संजय जी, क्या जानकारी है इस बैठक से रिलेटेड? देखिए, भारतीय सेनाओं के तीनों प्रमुख इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक हो रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद है। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री कहने से हैं, वो भी बैठक में मौजूद थे। तो सेना की अपनी तैयारियों की, सुरक्षा की जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे, साथ ही साथ सेना की क्या तैयारियां और सेना किस किस तरीके से तैयारियां कर सकती है, क्या क्या विकल्प है सेना के, पाकिस्तान के खिलाफ क्या भारत की बड़ी कार्रवाई करने जा सकता है, क्या फिर से भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होगा या उससे बड़ा होगा, या किस तरह का ऑपरेशन सेना करने जा रही है, उसकी जानकारी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर चर्चा हो रही है। और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद है। लिहाजा बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ संजय, उसके बाद से लगातार जो हाई लेवल की मीटिंग्स हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसलों की तरफ सरकार आगे और बढ़ सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ही साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया, भारत की आत्मा पर हमला किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द आज भी सभी को याद है। उन्होंने कहा था कि कल्पना से भी परे बात होगी, यानी भारत जो कार्रवाई करेगा वो हमलावरों के, आतंकियों की कल्पना से परे होगा। तो कल्पना से परे क्या चीज हो सकती है, उसको लेकर के सभी अटकलें लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में बुखलाहट मची हुई है, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है कि भारत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। और ये सभी कार्रवाई की अभी हम अटकलें लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी इस समय आने पर पता चलेगा। और संजय, जिस तरीके से पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष इस समय सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को कि एक विशेष सत्र बुला करके पहलगाम हमले पर क्या बेहतर हो सकता है इस पर चर्चा की जाए। लगता है कि इन तमाम संभावनाओं की भी जो है वो गुंजाइश है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बातें, तो वो लगातार वही बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता चाहते हैं, जो पाकिस्तान के नेता बात कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के नेताओं की बातें, उनकी वॉइस जो है वो पाकिस्तान के नेताओं से डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान के नेता और कांग्रेस के नेता एक ही बात बोल रहे हैं। तो क्या ये समय देश में ही बहसबाजी करने का है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, या फिर इस समय जबकि देश की आत्मा पर हमला हुआ है उस समय पूरे देश को एकजुट होने का है? ये बात सोचने की है। और कांग्रेस पार्टी सहित पूरे देश के जितने राजनीतिक दल हैं, सभी ने जब सर्वदलीय बैठक जब प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई थी, तब सभी ने एक स्वर से कहा था कि वो सब सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है, राजनीति शुरू हो चुकी है, और अब लगातार वही बातें की जा रही है जो पाकिस्तान के नेता चाहते हैं। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली में हाई लेवल की बैठक चल रही है और तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम आगे भी आपको जानकारी देते हैं। अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर
पाकिस्तान की सीमा हैदर पाकिस्तान जाने के डर से अस्पताल में एडमिट हो गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सीमा हैदर की पोल खुल गई है और पाकिस्तान जाने के डर से वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हैं। पहलगाम हमले के बाद अब ग्रामीण सीमा का विरोध कर रहे हैं, सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को पूरी घटनाओं के बाद पाकिस्तान भेजने पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब सबको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को, तो सीमा हैदर को भी भेजा जाए। ऐसे में सीमा हैदर तबीयत का बहाना बना करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान सीमा हैदर नहीं जाना चाहती, लेकिन अब ग्रामीण इस बात को लेकर के झंडा बुलंद कर चुके हैं कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए, सीमा हैदर को भी हिंदुस्तान से निकाला जाए। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में सभी पाकिस्तानी लोगों को उनके घर वापसी भेजी जा रही है, तो सीमा को भी घर भेजा जाए। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे नोएडा से जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है? सीमा पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, लेकिन अब गांव वाले उन्हें भेजना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 जो लोग हैं वो शहीद हो गए, उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार का और जो गृह मंत्रालय का उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो भारत में रहते हैं उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चल जाए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही थी, वो आखिर पाकिस्तान कब जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं, जो 5वां बच्चा है वो भारत का है, भारत में जन्मा है, ग्रेटर नोएडा में जन्मा है। तो जो एपी सिंह है उसका ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए अभी कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। दूसरी तरफ जो रबुपुरा के स्थानीय लोग हैं, चाहे उसमें महिलाओं की बात करें, हिंदू संगठन की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, उन्होंने कहा देखिए सबसे पहले देश आता है, उसके बाद कोई नागरिक आता है। तो पाकिस्तान साफ तौर पे जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तानी नागरिक, और ऐसे में जो कानून है सबके बराबर होगा। ये नहीं कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा यहाँ उसने जन्म दे दिया और काफी वो भारत की तारीफ करती है या कहती है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे काट दिया जाएगा, वहाँ के माहौल ठीक नहीं है क्योंकि हमारे 28 लोग मारे गए हैं। ऐसे लोगों ने मारा है जो धर्म पूछ के मारा था, यानी कि साफ तौर पे हिंदुओं को टारगेट किया था। तो ऐसे में जो कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो सीमा हैदर हो या कोई भी हो। तो सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना ही होगा। और ऐसे में जो गीता भाटी है जो लगातार सीमा हैदर का विरोध कर रही थी, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा आई थी, तब से ही लगातार जो है गीता भाटी इसका विरोध कर रही थी। और बताया जा रहा है कि कल रबुपुरा यानी कि जहां सीमा हैदर रहती है वहां पुतला फूका जाएगा, पाकिस्तान का पुतला फूका जाएगा, सीमा हैदर के नाम का पुतला फूका जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा देखिए जो जवान शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी जो बलिदान है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब चाहे सीमा हैदर हो या कोई भी पाकिस्तानी हो जो दूसरे मुल्क से आकर भारत में रह रहा है, उसको जाना ही होगा। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से, आपको यही बता दें कि अभी मैं सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि पिछले 8 दिनों से सीमा हैदर ने कोई पोस्ट नहीं डाला। यानी कि जिस तरीके से वो 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, चाहे फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तमाम प्लेटफॉर्म की बात करें, वो काफी एक्टिव नजर आती थी। मगर हाल फिलहाल में जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है। दूसरी तरफ जब हमने उनके वकील से बात की, एपी सिंह से बात की, उन्होंने कहा देखिए जो सीमा हैदर है वो काफी आहत है, उसकी जो उसका तीसरा बच्चा यानी कि जो पाकिस्तान से आए बच्चे थे, जो तीसरा बच्चा वो काफी क्रिटिकल है, काफी उसकी तबियत खराब है। फिर ये पूछा गया किस अस्पताल में वो भर्ती है, तो ये बताना जो है एपी सिंह ने नहीं सही समझा। उसके साथ ही साथ कई लोगों ने सीमा हैदर से भी संपर्क साधने की कोशिश की। तो कह सकते हैं पिछले 1 हफ्ते में लगातार सीमा हर जगह से उसने आपको गायब कर दिया, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करे या जिस तरीके से लगातार वो लाइव आती थी तमाम प्लेटफॉर्म पर उसकी बात करें। तो ऐसे में सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर बरेली से आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तानी महिला ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके सरकारी टीचरी की नौकरी पा ली। अब जब ये पोल खुली है उसके बाद से वो फरार है। तो ये बड़ी खबर है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी टीचर बनी है पाकिस्तानी महिला। 3 महीने से वो फरार बताई जा रही है।
शिक्षा विभाग ने फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पाकिस्तानी महिला का नाम शुमाइला खान बताया जा रहा है और वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शुमाइला की तलाश पुलिस कर रही है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी नौकरी पा गई और सरकारी नौकरी कर रही थी। वो पिछले 3 महीनों से लापता बताई जा रही है, फरार है। अब 3 महीने बाद शिक्षा विभाग पर जागा है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आलोक हमारे सहयोगी बरेली से सीधे जुड़ गए हैं। आलोक, पहले तो शिक्षा विभाग के उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पर एक पाकिस्तानी महिला को नौकरी दे दी, वो भी सरकारी टीचर की नौकरी दे दी। दूसरी बात, पिछले 3 महीने से वो स्कूल नहीं आ रही है, तो स्कूल के प्रबंधक, स्कूल का मैनेजमेंट, वहां के बीएसए, वहां के आला अधिकारी क्या कर रहे थे? एफआईआर 3 महीने बाद दर्ज हो रही है। पहले तो इन 2 प्रकरणों पे इन सरकारी अफसरों पर गाज गिरनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी नियुक्ति 2015 में हुई थी और 2015 से 2024 तक जो शिकायतकर्ता उसमें शिकायत की थी उस पर जांच ही चलती रही। आपको बता दें कि 2023 में जब वहां पर रामपुर के तहसीलदार ने जांच करके बताया कि इसमें फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, उसके बाद भी 1 साल तक शिक्षा विभाग ने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराई। जब मामला सुर्खियों में आया तो 2024 में शिक्षा विभाग ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली का जो शिक्षा विभाग है, बीएसए है, वो किसी भी तरीके से कार्रवाई के इसमें मूड में नहीं थे, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने मजबूरन में इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आज भी शिक्षा विभाग के बीएसए से संपर्क करना चाहा, इस पे उनकी बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे जो सहायक शिक्षा निदेशक हैं अजीत कुमार सिंह, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। जी, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। अभी क्या महिला को कैसे ढूंढ रहे हैं ये लोग, क्या कुछ कर रहे हैं? वो रहने वाली बरेली की थी या उसको कहीं से और उसका आधार वाधार बना था? कैसे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुए? जी बिल्कुल, वो रहने वाली उसने जो अपने कागजात तैयार कराए थे वो रामपुर से कराए थे। चूंकि रामपुर से कागज थे, उसने नौकरी बरेली में ली थी, तो फिर जितने भी कागज है उनकी जांच रामपुर भेजी गई थी। तो रामपुर में जब जांच में सामने आया कि उसने जो निवास प्रमाण पत्र बनवाया था, जो आधार बनवाया था, वो फर्जी है। उसी फर्जी के आधार पर रामपुर तहसीलदार ने जांच करके बरेली भेजी थी। इसी के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 3 महीने बीत गए हैं और जबकि पूरे देश में जो पाकिस्तान नागरिक हैं उनको पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बावजूद आज लगभग 6 से 7 दिन पहलगाम हादसे को हो चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, अभी तक उसकी कोई तलाश नहीं की गई है। अब कितनी गंभीर बात है कि 3 महीने से पाकिस्तानी महिला लापता है, उसकी खोजबीन नहीं कर पा रही है पुलिस। बड़ी लापरवाही है आलोक, ये तो अफसरों की बड़ी लापरवाही है। और इस पूरे मामले में महिला पर तो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन अफसरों पर भी एक्शन जरूर होना चाहिए कि कैसे 10 सालों तक वो सरकारी नौकरी करती रही, पहली बात। दूसरी बात, 3 महीने से वो स्कूल नहीं आ रही थी, किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि कोई टीचर उनके स्कूल में आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा, पता कराएं। इस बाबत भी एक बड़ी जांच होनी चाहिए। आप नजर बनाए रखिए आलोक, और खबर पर जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अब अगली खबर बहराइच से आपको बताएंगे, जहां पर अवैध मदरसों पर आज भी सरकारी एक्शन जारी रहा। तमाम जगहों पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है, ये बड़ी खबर है। दूसरे दिन भी ये अभियान जारी है, अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आज पुरवा गांव में मदरसे को सील किया गया। सरकार के आदेश पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार लगातार एक्शन के मोड में है और नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में अवैध मदरसों का जो कारोबार चल रहा है, अवैध मदरसे जिस तरह फल फूल रहे हैं, उन पर सख्ती बरती जा रही है। और आज उसी कड़ी में दूसरे दिन पुरवा गांव में, बहराइच के पुरवा गांव में छापेमारी हुई और डॉक्यूमेंट्स तलाशे गए, खंगाले गए। जब दस्तावेज पूरे नहीं मिले तो मदरसे को सील कर दिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बहराइच से, जहां पर अवैध मदरसों पर सरकार का जो सख्ती का अभियान है वो जारी है।
संजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। संजय, क्या रहा आज के दिन की कार्रवाई में? बिल्कुल सवाब, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज दूसरे दिन भी टीम के द्वारा लगातार जांच की कार्रवाई जारी रही। हालांकि आज एक ही मदरसे को सीज किया गया, क्योंकि वजह यह है कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 118 किलोमीटर दूरी का दायरा है और निश्चित तौर पे वहां पहुंचने में काफी समय लगता है। हालांकि जिस तरीके से शासन का निर्देश है कि नेपाल सीमा से स्थित 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध मदरसे हैं, जो भी अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा लगातार अभियान अभी जारी है और ये लगातार अभियान अभी चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम ऐसे मदरसे हैं, चाहे वो मिहीपुरवा हो, मोतीपुर हो, आंबा बर्दिया हो, चाहे वो सुजौली हो या वो नेपाल सीमा से सटे रुपैडीहा या पचपकड़ी हो, तकरीबन ऐसे 1 दर्जन से अधिक ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर ये मदरसे संचालित है। और लगातार जैसे ही ये जानकारी मदरसा संचालकों को मिली है, चूंकि तमाम ऐसे माध्यम हैं, सोशल मीडिया, चाहे वो अखबार, चाहे वो टीवी चैनल, जिससे लोगों को ये पता चलता है कि इस समय मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कई ऐसे मदरसे जो है वो बंद भी मिले, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं संदिग्ध जरूर मामला है। यही वजह है कि मदरसे बंद दिखाई पड़े हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं काम आज थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है, क्योंकि केवल जो है टीम मात्र 2 मदरसों की जांच कर पाई है, जिसमें 1 मदरसा सीज हुआ है। यानी कि कल से लेकर के आज तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन मदरसों की जांच की गई है, जिसमें 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। बाकी आगे अनवरत ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जो डीएमओ यानी जिला मदरसा अधिकारी जो संजय मिश्रा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जब तक हम एक मदरसों की जांच नहीं कर लेते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। डीएमओ जिला मदरसा अधिकारी नहीं, डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर, जिले के अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारी होते हैं। मदरसे और वक्फ सब उनके अंडर में आते हैं। आप नजर बनाए रखिए, फिर आपके साथ लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत की। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर दबंगों ने आज एक स्कूल बस पर हमला कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ उन्होंने मारपीट की और इस पूरी घटना में बच्चों को बहुत देर तक कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मोहनलालगंज के डीएलएफ इलाके की एक घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, डीएलएफ इलाके में मोहनलालगंज के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ दबंगों ने बदतमीजी की, बस पर हमला किया। नतीजा ये हुआ कि बहुत देर तक बच्चों को गाड़ी से उतारकर धूप में खड़ा कर दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की शिकायत कर दी गई है। जय हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। जय, क्या जानकारी है, क्यों ये विवाद हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तकरीबन 12 बजे की घटना है, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उसके बाद स्कूल बस जो है वो बच्चों को लेकर के उनके घर छोड़ने के लिए जा रही थी। अचानक से डीएलएफ के अंदर ही, जहाँ पर ये स्कूल बना हुआ, लखनऊ पब्लिक स्कूल डीएलएफ सिटी, जो गार्डन सिटी उसी के अंदर बना हुआ, तो वहां पर एक मोड़ पर एक बाइक सवार आ जाता है, जिसकी बस से कहीं ना कहीं टक्कर हो जाती है। हल्की सी टक्कर के बाद वो विवाद खड़ा करने लगते हैं, ड्राइवर को रोकते हैं, रोकने के बाद मारपीट करते हैं। हालांकि उस वक्त बच्चे उस पे बस पे सवार थे, तमाम लगभग 30-40 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि उस समय बस पे सवार थे। और उसके ड्राइवर ने ये आरोप लगाया कि उसके बाद, उसके फोन के बाद कई और लोग आ गए, वहां पर इकट्ठा हो गए, जिन्होंने बस पर कहीं ना कहीं हमला बोल दिया। उन्होंने ईंट पत्थर से भी बस के शीशे तोड़े हैं, तो बस का शीशा भी टूटा है। हालांकि ये काफी दुखद स्थिति थी, क्योंकि बच्चे उस वक्त बस पे सवार थे और उस स्थिति में इस तरह से बस के शीशे तोड़ना, बच्चों को चोट भी आ सकती थी। हालांकि आपको बता दें कि ड्राइवर को उसके बाद मारपीट के फिर कहीं ना कहीं ड्राइवर ने पूरी बस को सुरक्षित वहां से निकाला है। और जिसके साथ कंडक्टर था, कंडक्टर को उन लोगों ने बंधक बना लिया। जिसके बाद जब स्कूल प्रशासन में ये पूरी जानकारी दी जाती है, तो वहां से जब लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो कंडक्टर है उसको छोड़ा जाता है। हालांकि अब मामला पूरा थाने पर पहुंच गया है, लिखित शिकायत ड्राइवर की तरफ से की गई है। अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है। जी ठीक है जय, आप नजर बनाए रखिए और खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।